students, welcome back to a physics lecture. Okay, हम पढ़ रहे थे एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी क्लियर कर ली थी, जैसे डेफिनेशन ऑफ करंट, फॉर्मूला फॉर करंट, चार्जेस क्या होती है, एम्पियर किसे कहते हैं, एम्पियर किसका यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी कर लिया, इंस्ट्रूमेंट यूज टू कैलकुलेट या टू फाइंड द फ्लोइंग ऑफ करंट. उसका बाद हमने सर्किट डायग्राम कैसे बनाता है ये देख लिया था. और सबसे इंपॉर्टेंट एक लॉ पढ़ा था, दैट वाज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ में हम रिकलेक्ट करते क्या पढ़ा था ओम्स लॉ में, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने, थोड़ा रिकलेक्ट करते हैं, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे. दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच वाज डिनोटेड बाय V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट्स सर्किट. ओके, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे R, इन विच V is potential difference, I is current and R is resistance. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस. ठीक है, जैसे हमारी पर्टिकुलर रोड्स पे ब्रेकर्स होते हैं वैसे सर्किट में रेजिस्टेंस होते हैं. ठीक है, जो करंट के फ्लो को अपोज करते हैं. अब जब हम पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि रेजिस्टेंस, ये जो टर्मिनोलॉजी है रेजिस्टेंस, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस एक्चुअली डिपेंड. ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ये आज पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस के बारे में. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. सबसे पहला फैक्टर देखते हैं. पहला फैक्टर द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर. अब इसका मतलब क्या है समझते हैं. ठीक है, कंसीडर एक ये वायर है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. ठीक है, और एक वायर है पॉइंट C टू पॉइंट D. टू डिफरेंट वायर्स है. चीजें क्लियर है. अब इसे समझते कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा पर्टिकुलर एक करंट के पार्टिकल को फ्लो होने के लिए, या फिर हम चार्ज को फ्लो होने के लिए कह सकते हैं. ठीक है, अब इसे समझते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये जो वायर है, ठीक है, ये कंसिडर वायर कुछ ऐसे विड्थ का है कि AB वायर, और ये हो गया C एंड D. टू डिफरेंट वायर्स का हम कंसीडर करेंगे. ठीक है, लेंथ L1 एंड L2. लेट अस कंसीडर लेंथ L1 एंड L2. अब हमें पता है कि ये जो पर्टिकुलर वायर बने हैं, ये जो वायर है ये किसी मेटल से बने हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉपर कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे कॉपर, कि ये कॉपर के वायर है. ठीक है, कॉपर्स के वायर है. अब इस वायर पे हमें पता है कि कुछ पार्टिकल्स होंगे, कॉपर के पार्टिकल्स, यहाँ पे कॉपर पार्टिकल्स होगा, बहुत सारे कॉपर पार्टिकल से बना है वायर, है ना. एक मटेरियल है मेटल, तो इसके कुछ पार्टिकल्स हो गए, सॉलिड है. सेम यहां पे भी होगा. ठीक है, हमें एक चीज पता है कि जो करंट होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, चार्जेस की वजह से फ्लो होता है. ठीक है, मतलब जब चार्ज फ्लो होगा, इस तरीके से हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे एक चार्ज फ्लो है, इसे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कहते हैं, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है, यहाँ पे से भी एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक पर्टिकुलर चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, एनी वन ऑफ देम, एक चार्ज फ्लो हो रहा है. अब जैसे ही ये चार्ज पर्टिकुलर इस कॉपर वायर में एंटर करेगा, तो यहाँ से इस कॉपर वायर से यहाँ पे आके दिस विल बी एंट्री पॉइंट, दिस विल बी एग्जिट पॉइंट फॉर दैट चार्ज. चीजें क्लियर है. अब जैसे ही ये चार्ज इस वायर में एंटर करता है तो क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, कौन से पार्टिकल्स, कॉपर के पार्टिकल, जो कॉपर मेटल के पार्टिकल्स है, वो क्या करेंगे, इसे अपोज करने की कोशिश करेंगे. हाँ है ना. ठीक है, अभी जैसे यहाँ से धक्का देते हुए, ऐसे अपोज करते हुए पूरा रास्ता बनाते हुए पार्टिकल यहाँ से आएगा और यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि पार्टिकल है वो तो ट्रैवल करेगा ही करेगा, तभी तो करंट फ्लो होगा. ठीक है, मतलब क्या हुआ, इस पार्टिकल को ट्रैवल करने के लिए जितने भी डिफरेंट पार्टिकल्स पहले कॉपर के अंदर प्रेजेंट थे वायर के, उन्होंने क्या किया, इसे अपोज करना शुरू कर दिया. चीजें क्लियर है. ओके, मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे अपोजिशन मिल रहा है इस पर्टिकुलर चार्ज को, मतलब ये वायर क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इस पर्टिकुलर चार्ज को. लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन. हमारे यहाँ पे हमारे एग्जांपल में, मतलब ये जो पार्टिकल्स ये क्या कर रहे हैं, ये अपोज कर रहे हैं, मतलब ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए.
रुकावट डेवलप करे, मतलब ब्रेकर के जैसे वर्क करे। ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स है कॉपर वायर में, दे आर वर्किंग एज लाइक ब्रेकर्स फॉर दिस चार्ज पार्टिकल, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन इन आवर एग्जांपल। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल है सेम है, क्योंकि मटेरियल सेम है, कॉपर वायर। कॉपर वायर से मतलब इनके जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है दैट विल बी सेम। हमने मैटर में पढ़ा है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सेम होता है, मतलब वो सेम मेटल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि कॉपर वायर है सर, कॉपर वायर है तो दोनों कॉपर वायर है तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगी, बिहेवियर सेम रहेगा, ठीक है। अब सेम यहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब सेकंड वायर में दैट इज C to D ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है सेकंड वायर में, सेम अपोजिशन यहाँ पे भी मिलेगा इस पर्टिकुलर पार्टिकल को, यहाँ पे इस पार्टिकल को बहुत ज्यादा अपोजिशन, यहाँ पे भी सेम अपोजिशन मिलेगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा। लेट अस कंसीडर R2 एज अ रेजिस्टेंस ओवर हियर एंड R1 इन फर्स्ट वायर। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए क्या हो रहा है, अब ये लेंथ L1 है, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करते हुए पूरे पार्टिकल्स को क्रॉस करते हुए यहाँ से निकल गया बाहर, अब ये स्मूथली यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड वायर में whenever this particle is traveling from the same wire, that is copper wire, अब ये ट्रेवल कर रहा है यहाँ तक आया तो ये सेम इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट तक यहाँ पे जो फर्स्ट वायर में चार्ज मूव कर रहा है और सेकंड वायर में चार्ज मूव कर रहा है वो सेम रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा है, पर जैसे ही फर्स्ट वायर में यहाँ पे वायर एंड हो गया, अब ये पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है वो स्मूथली मूव कर रहा है, पर सेकंड वायर में क्या हो रहा है, ये पार्टिकल फिर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स है यहाँ पे ये फिर से रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। मतलब सेकंड वायर में जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, जो चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, उसके लिए क्या रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि लेंथ बढ़ गया है, पर्टिकुलर वायर का लेंथ इंक्रीज हो गया, इसलिए रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया, है ना। तो फैक्टर डिपेंडिंग, जितना ज्यादा लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली मतलब राइट हैंड साइड अगर इंक्रीज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी इंक्रीज होगा, राइट हैंड साइड इंक्रीज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी इंक्रीज होगा, सेम इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज्यादा लेंथ वायर लोगे, जितना ज्यादा आप लंबा वायर लोगे, जितना ज्यादा आप लॉन्ग वायर लोगे, उतना ही ज्यादा आपको रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी वायर, सभी मेटेलिक वायर में क्या होता है, उनके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल को अपोज करते हैं, ठीक है, अपोज करते हैं। हमें इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक छोटा सा रास्ता है 100 मीटर का और एक 500 मीटर का रास्ता है, ठीक है, टू डिफरेंट लेंथ के एक रास्ते हैं। अब आप क्रॉस कर रहे हो, दोनों रास्ते पे सेम अमाउंट ऑफ भीड़ है, भीड़ दोनों रास्ते पे भीड़, एक मार्केट प्लेस है कंसीडर, जो 100 मीटर का रोड है, आपको ट्रैवल करना तो क्या होगा, धक्का उक्की करते हुए आप ट्रैवल कर लोगे, आप 100 मीटर का जो पर्टिकुलर पाथ है वो जल्दी ट्रैवल कर लोगे, मतलब आपको कम रेजिस्टेंस मिलेगा, कम लोगों से सामना करना पड़ेगा। वही अगर हम 500 मीटर में देखते तो बहुत ज्यादा लोग हैं, डेंसिटी ज्यादा है ना, क्राउड की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, आपको जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा 500 मीटर में बहुत देर तक होगा, है ना। मतलब जितना ज्यादा लॉन्ग पाथ आप ट्रेवल करोगे इन अ डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट, आपको उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा। सेम कंडीशन अप्लाई होती है वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। ये चीजें क्लियर है, समझ में आ गई फर्स्ट, है ना। अब सेकंड क्या कहता है, सेकंड ये कहता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया थ्रू विच इट इज फ्लोइंग, द चार्ज पार्टिकल थ्रू विच इट इज फ्लोइंग। अब इसे समझने के लिए फिर से हम दो वायर कंसीडर करेंगे, कॉपर वायर, सेम एग्जांपल कॉपर वायर फ्रॉम C to D, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अगर मैं एरिया इंक्रीज कर दूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा इफेक्ट, अगर हम एरिया कम कर दे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। चीजें क्लियर है? ओके, अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं डे टू डे लाइफ में रोड्स का, ठीक है। दो रोड फिर से कंसीडर करते हैं हम, रोड हम एज अ चार्ज पार्टिकल है, रोड विल बी वर्किंग एज अ वायर, ठीक है, वायर के जैसे बिहेव करेगा, जो वायर है वो रोड रहेंगे और जो चार्ज पार्टिकल है वो हमें, ठीक है। अब हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अब हम एक मार्केट प्लेस में एक गली में घूम रहे हैं, ठीक है, एक गली है मार्केट प्लेस में जो बहुत कम विड्थ की गली है, ये बन गई, और एक हाईवे रोड है, ये आपका हाईवे 4 लेन रोड, हाईवे रोड, ठीक है। अब आप एक बताओ किसमें आप एक व्हीकल ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, बाइक पे हो, आप बाइक चला रहे हो,
आपको इसमें ज्यादा आसानी होगी गाड़ी चलाने में या फिर हाईवे रोड पे? सिंपल सा लॉजिक है सर, हाईवे रोड पे आप गाड़ी बहुत आसानी से चला सकते हैं बिकॉज वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत स्पेस ज्यादा है हमारे पास। तो स्पेस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, आप जो अपना व्हीकल मूव करोगे, मतलब एक जो चार्ज पार्टिकल आप मूव करो, आप इजीली मूव कर सकते हो कहीं पे भी बिकॉज स्पेस ज्यादा है, स्पेस आपको ज्यादा मिल रही है मूव करने के लिए, ठीक है। वही अगर हम छोटी सी गली की बात करते हैं जहां पे आप एक व्हीकल चला रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास स्पेस ही नहीं है, आपको इतने ही एरिया में ट्रैवल करना है और आपका जो विड्थ पार्ट है वो कम हो चुका है। यहाँ पे विड्थ पार्ट ज्यादा है तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस मिल रहा है ट्रैवल करने के लिए, यू हैव बहुत सारा डिस्टेंस। चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है एग्जांपल? वैसे ही चार्ज पार्टिकल के लिए भी होता है, whenever चार्ज पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम अ लेस एरिया। अब देखो इसका एरिया कैसे निकाला हमने, ये सर्कुलर है, ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया सर्कल का, ठीक है। और एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी रेडियस आएगा, यहाँ पे जिसका ज्यादा रेडियस उसका ज्यादा एरिया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, ये यहाँ पे हमने एरिया को इंक्रीज कर दिया तो चार्ज पार्टिकल इजीली मूव कर पा रहा है। सेम वायर है, कॉपर वायर, सेम पार्टिकल्स है, अपोजिशन भी सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूव करना पार्ट है वो इजीली मूव कर पा रहा है क्योंकि एरिया बढ़ा दिया। यहाँ पे हमने एरिया कम कर दिया, सेम है जैसे हम व्हीकल एक गली में चलाते हैं और या फिर हम हाईवे रोड पे चलाते हैं, सेम एग्जाम्पल। तो बन गया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना? चीजें क्लियर है? ओके। अब हम क्या करेंगे, इस पर दोनों फॉर्मूले को हम कंबाइन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिख रहा है तो राइट हैंड साइड को हम कंबाइन करेंगे तो कैसा लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यही चीज हो गई। ओके। अब हमें पता है कि प्रोपोर्शनल साइन को जब हम रिमूव करते हैं कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे, इस कांस्टेंट को हम इस तरीके से लेके जाते हैं, दैट इज रो, इसे रो कहते हैं, ठीक है। एल अपॉन ए तो एज इट इज रहेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन के रिप्लेसमेंट में है रो। अब सर इसे क्या कहते हैं, नया टर्मिनोलॉजी आ गई, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, दोनों अलग टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये फिनोमिनन है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। भैया हम अगर रेजिस्टिविटी के बारे में बात करें, रेजिस्टिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो पर्टिकुलर उसी मटेरियल के लिए होती है। सेम प्रॉपर्टी आप कोई भी मटेरियल आप चूज करोगे पर्टिकुलर पूरे हमारे यूनिवर्स में, तो वो वैल्यू आपको दूसरे मटेरियल पे नहीं मिलेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी। चीजें क्लियर है? जैसे इसका एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे हम क्लास में होते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास में, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स सबका रोल नंबर होता है, रोल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू रोल नंबर 50 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो रोल नंबर क्या हो गया, जो नंबर असाइन किया है टीचर्स ने हमें 1 2 3 एंड सो ऑन, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई आपकी क्लास की। ये कैसी हो गई, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ आपके लिए स्पेशली, जो अगर मैं रोल नंबर 1 कहूंगा तो पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी क्या, प्रेजेंट मैम करने के लिए या फिर प्रेजेंट सर करने के लिए। अगर मैं प्रेजेंट ही अटेंडेंस ले रहा हूँ और मैं कहा रोल नंबर 1, तो वो एक ही खड़ा होगा ना जिसका रोल नंबर 1 होगा। रोल नंबर 2 खड़ा होगा क्या अटेंडेंस मार्क करने के लिए, नहीं। अगर मैं रोल नंबर 5 कहता हूँ तो क्या होगा, वही स्टूडेंट खड़ा होगा जिसका रोल नंबर 5 है, जिसको असाइन किया गया है नंबर 5। मतलब क्या होगा, रोल नंबर एक ऐसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। जैसे अब अगर हम नाम से कहते हैं तो हो सकता है कि मल्टीपल नेम्स वाले स्टूडेंट एक क्लास में प्रेजेंट हो, कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है। तो हम नेम को एज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं कर सकते। अगर मैं कहता हूँ कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, आदित्य का एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं आदित्य, ये ऐसा कॉमन नेम है कि आपको हर क्लास में मिल जाएगा, 1 to 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कौन सा आदित्य सर, मैम आप कौन सा आदित्य के बारे में बात करिए, कंफर्म ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रोल नंबर असाइन कर देते हैं। अब जैसे हमने रोल नंबर असाइन कर दिया तो वी आर कंफर्म कि रोल नंबर 1 पूछते हैं तो सीधा सिंपल एक स्टूडेंट खड़ा होगा, रोल नंबर 2 एक ही स्टूडेंट, मतलब कि हमने कैरेक्टरिस्टिक उनको दे दी, एक ऐसे पर्टिकुलर एड्रेस, ऐसा पर्टिकुलर नंबर जो सिर्फ उनके लिए असाइंड है एक पर्टिकुलर क्लास में। तो ऐसा ही होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू किसी मटेरियल के लिए असाइन होती है पहले से, ठीक है, किसी भी मटेरियल के लिए असाइन होती है। रेजिस्टिविटी जैसे हम मैं कहता हूं कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, इसकी कुछ वैल्यू होती है, कंसीडर करते हैं कि एनी वैल्यू लाइक
2.7 एनीथिंग कोई भी एक वैल्यू एग्जांपल है, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, एग्जांपल ही है। 0 पॉइंट में भी तो 0.01 0 पॉइंट हम देखेंगे आगे चल के कुछ एग्जांपल, ठीक है। जैसे कॉपर की होती है 1.6, ले लेते 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8, ठीक है, ओम मीटर इसका यूनिट होता है, ओम मीटर। ओम किसका यूनिट होता है? रेजिस्टेंस का, मीटर लेंथ का, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। ये ऐसी वैल्यू है जो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉपर में मिलेगी। इसके अलावा कोई भी मेटल उठा लो, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आपको ये वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आप दूसरा मटेरियल उठा दो आपको दूसरा वैल्यू, जैसे सिल्वर की, सिल्वर विल बी, अच्छा कॉपर इज 1.62, सिल्वर इज 1.60 into 10 to the power 8 with the same unit, that's ohm meter। अगर हम एल्यूमिनियम बात करते हैं 2.63, एल्यूमिनियम 2.63 into 10 to the power -8। सभी मेटल्स है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम सब मेटल है, पर देखो सभी की जो वैल्यू 1.62, 1.60, 0.2 से डिफर कर रहा है, फिर भी देखो मेटल चेंज हो गया। मतलब है, अगर मैं कहता हूँ, अगर मुझे नेक्स्ट टाइम कॉपर नहीं कहना है, मुझे कहना है I have one metal whose resistivity value is 1.6 to 10 to the power 8 -8, तो इज अंडरस्टूड, वर्ल्ड वाइड अंडरस्टूड कि हम कॉपर के बारे में बात करें, बिकॉज 1.6 into 10 to the power 8 सिर्फ और सिर्फ कॉपर की वैल्यू होती है और किसी अदर मेटल्स की आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी की, इसे हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं, इसे हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। चीजें क्लियर है? अगर मैं कह रहा हूँ आई हैव वन मेटल हुज रेजिस्टिविटी वैल्यू इज 1.60 into 10 to the power -8 ओम मीटर, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि सर आप सिल्वर के बारे में बात करें, यू आर टॉकिंग अबाउट सिल्वर, हम डिस्कशन कर रहे हैं सिल्वर का। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी है बच्चों 2.63 into 10 to the power -8 ओम मीटर, तो आप बता पाओगे सर ये 2.63 into 10 to the power 8 तो वैल्यू एल्यूमिनियम की होती है, मतलब आपके पास जो वायर है वो कौन सा वायर है? वो एल्यूमिनियम वायर है। मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी वैल्यू से? मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू फॉर दैट स्पेसिफिक मेटल या फिर स्पेसिफिक मटेरियल, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी। तो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ये होती है, होता है रेजिस्टिविटी। ये चीजें क्लियर है? ओके। रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन दैट, सो इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल alloy do not oxidize or burn readily at high temperature. For this reason they are commonly used in electric heating device like electric iron, toaster etc. Okay, अब हम रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी का यूज क्या है? सर जो रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इनका यूज क्या ये देखते हैं, ठीक है। मेटल्स होते हैं, अगर हम मेटल्स के कॉम्बिनेशन को बनाते हैं तो इसे हम अलॉय कहते हैं। अलॉय क्या होता है? मेटल 1 प्लस मेटल 2, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स, इसी को हम अलॉय कहते हैं, ठीक है। तो अलॉय जो पर्टिकुलर जब हम बनाते हैं, अलॉय की जो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टिविटी, ये पर्टिकुलर मेटल से, मतलब मेटल 1 और मेटल 2 से हमेशा ज्यादा रहेगी। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ दिस अलॉय विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी वैल्यू ऑफ दिस बोथ द मेटल। इन दोनों के मेटल से इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी। इसलिए अब जब इसका एडवांटेज क्या, हम ये जो रेजिस्टिव, ये जो अलॉय बनाते हैं, ये अलॉय हम यूज करते हैं कुछ हीटिंग डिवाइसेस में, जैसे कि आयरन प्रेस, टोस्टर, हीटर। ये जो हीटिंग डिवाइसेस है, यहाँ पे हम प्योर मेटल कभी भी यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्योर मेटल की जो रेजिस्टिविटी वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है, ठीक है। अगर हम कम रेजिस्टिविटी वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे, अब हमें पता है ये जितने भी हम डिवाइस करें, हीटिंग डिवाइस के बारे में बात करें, यहाँ पे क्या होगा? हीट जनरेट होगा। अब हीट से क्या होता है? मेटल मेल्ट होता है। हीट से क्या होता है? मेटल मेल्ट होता है। अगर हम नॉर्मल मेटल कंसीडर करते हैं और बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो गई उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे आयरन, टोस्टर, हीटर, गीजर एंड सो ऑन, सोलर कुकर, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो गई तो ये मेटल मेल्ट हो जाएगा, और मेटल मेल्ट होगा तो शॉर्ट हो सकता है ना, फायर कैच कर सकती है पर्टिकुलर आपका इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए जब हम ऐसे हीटिंग डिवाइस के बारे में बताते हैं या फिर हीटिंग डिवाइस जब हम बनाते हैं तो हम अलॉय यूज करते हैं। अलॉय का रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। मतलब इसका क्या हुआ? इसका जो रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स द हीटिंग, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स हीटिंग इज मोर,
रेजिस्टेंस टुवर्ड हीटिंग इज मोर, मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को रेजिस्ट कर सकता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता है हीट को रोकने की, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट को रोकने की बहुत ज़्यादा क्षमता है, मतलब इसकी रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। चीज़ें क्लियर है? इसलिए हम क्या करते हैं, जो हीटिंग डिवाइस होते हैं यहाँ पे अलॉयज यूज करते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेटल। अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली, दैट इज बर्न एट हाई टेम्परेचर। अब अलॉय यूज क्या करते हैं, इसका और एक एडवांटेज है, इसका रेजिस्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है, और साथ ही इसका और एक दूसरा एडवांटेज क्या है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज, डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो अपने मेटल की प्रॉपर्टी को कम नहीं करेगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ऑक्सीजन मतलब एयर होता है। ये जो अलॉय का कॉम्बिनेशन होता है जो हीटिंग मटेरियल में यूज करते हैं, आफ्टर हीटिंग वो पर्टिकुलरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आप देखोगे आप जो प्रेस यूज करते हैं, ठीक है, जो आयन हम घर पे यूज करते हैं, ऐसा है कि जब जिस दिन आपने आयन खरीदा था उसके बाद आप डेली आयनिंग कर रहे हो अपने क्लोथ को, अब 1 ईयर हो गया, 2 ईयर, वो आयन छुट्टी हो गई क्या, उसका आयन का कहीं से मेटल चले गया, गायब हो गया? नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं हुआ। जो आयन का हमारा प्लेटफॉर्म है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं हुआ, मतलब वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, तो जैसे खरीदे थे आज भी वैसे ही है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है अलॉय की, अलॉय डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज या फिर बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए हम अलॉय यूज करते हैं हीटिंग मटेरियल में। For this reason, there are common use in electrical heating device like electric iron, toaster, etc. Tungsten is used almost exclusively for filaments of electric bulb, whereas copper and aluminum are generally used for electrical transmission line. ठीक है, जो टंगस्टन होते हैं, टंगस्टन वायर, टंगस्टन मटेरियल, टंगस्टन क्या है, एक पर्टिकुलर अलॉय है, ठीक है। अब टंगस्टन कहाँ यूज होता है, हम देखते हैं, जानते हैं, टंगस्टन के बारे में पढ़ते हैं। अपने बल्ब देखे होंगे, येलो कलर के जो बल्ब्स आते थे, आज भी आते हैं येलो कलर के बल्ब्स। येलो कलर के जो बल्ब्स होते हैं कुछ इस तरीके से, इसमें कॉइल होती है अंदर, ऐसे कुछ इस तरीके से कॉइल होती है। तो ये जो कॉइल होती है ये बनाती है, ये है टंगस्टन से बनी हुई। अब टंगस्टन मटेरियल क्यों यूज किया गया, टंगस्टन मटेरियल इसलिए यूज किया गया यहाँ पे बिकॉज टंगस्टन एक ऐसा अलॉय है जिसकी रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन से भी। यहाँ पे हम टंगस्टन मटेरियल इसलिए यूज करते हैं बिकॉज यहाँ पे इसकी रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है ये बहुत ज्यादा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टंगस्टन, 5.20 into 10 to the power -8 ओम मीटर। ये है रेजिस्टिविटी वैल्यू ऑफ टंगस्टन, रेजिस्टिविटी वैल्यू ऑफ टंगस्टन, ठीक है। इसका निकल, आयन, क्रोमियम, मर्क्यूरी, मैंगनीज, ये सब वैल्यूज आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके टंगस्टन जो मेटल है, एक्चुअली ये अलॉय तो नहीं है, टंगस्टन एक मेटल है। टंगस्टन का जो हम पर्टिकुलर यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी आपको शो करता है। जैसे जो हम बल्ब फिलामेंट्स में टंगस्टन यूज करते हैं, मतलब क्या होगा, ये हीट करने पे भी मेल्ट नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा जल्दी। चीजें क्लियर है, हाँ है ना? ओके, आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर फाइंड करोगे कमेंट में, चैट बॉक्स में हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि जो हम येलो कलर के जो बल्ब है, यहाँ पे जो टंगस्टन मटेरियल है, तो यहाँ पे गैस फिल होती है, यहाँ पे गैस फिल करते हैं हम। यहाँ पे कौन सी गैस फिल होती है, आप आंसर बताओगे। विच गैस इज फिल्ड इन दिस येलो कलर बल्ब एंड व्हाई, एंड व्हाई, व्हाट इज द रीजन टू फिल दैट गैस ओनली, व्हाई नॉट अदर गैस, व्हाट आर द रीजन फॉर दैट, ये आप फाइंड करोगे। ये जो पर्टिकुलर येलो कलर के बल्ब्स होते हैं जहाँ पे हम टंगस्टन मटेरियल एज अ फिलामेंट यूज करते हैं, टंगस्टन इज एन फिलामेंट, ठीक है। यहाँ पे फिलामेंट के टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट, और यहाँ पे गैस फिल करते हैं। तो विच गैस इज दैट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गैस एंड व्हाई, रीजन कि पर्टिकुलर उसके अलावा और दूसरी गैस हम फिल क्यों नहीं कर सकते, व्हाई वही गैस क्यों फिल करते हैं।